गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। अभी तक रिलेटिविटी हम लोग कर रहे थे। ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं रिलेटिविटी से रिलेटेड भी डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल पहले, क्योंकि पहला दिन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, तो मैं ये पहले चाहूँगा कि हम पहले समराइज़ करें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को, उसके सिलेबस को। इसकी 3 यूनिट हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। जो इंटायर सिलेबस है हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 यूनिट्स। यूनिट 2 है स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने थर्मोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो ये इस यूनिट में जो भी सिलेबस है, जो स्टैटिस्टिकल का बेस है, उसको बनाने से संबंधित सिलेबस इसमें है, जो भी टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद यूनिट 3 में उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के जो यूनिवर्सल लॉज हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड, उनको सामने रखा गया है। और जो यूनिट 4 है लास्ट, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस को इन्होंने कंसीडर कर लिया है, और जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड्स का, उससे संबंधित टॉपिक्स इसमें लिए गए हैं। और जो लास्ट जो सेक्शन है वो ट्रांजिशन टू क्वांटम मैकेनिक्स है, या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोले तो ज़्यादा अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स। आपने देखा होगा बुक में कि यही 4 चैप्टर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आपके बुक में दिए गए हैं। आपको करना क्या है? आपको करना ये है, पूरा तो आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसकी एक समरी एक्सटेंडेड बना लें। पिछले सालों में जब बच्चे पढ़ने में पूरा इंटरेस्ट लेते थे, मैंने बच्चों को जब भी एडवाइस किया कि आप इसकी टॉपिक्स की एक्सटेंडेड समरी बनाएं, अलग से मुश्किल से ये 2 पेज में, 2 पेजेस में आप बना लीजिए इसकी समरी। इसमें खास क्या क्या बातें दी गई हैं, ऐसे ही 2 पेज में इसकी समरी बना लीजिए। इसकी भी मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा 3 पेज लगेंगे और इसमें समरी आ जाएगी, और 3 पेज लगेंगे ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। और इस तरीके से 6 to 8 to 10 पेजेस में अगर आप अच्छे से बहुत सावधानी के साथ समरी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, मुझे तो लगता है कि 75% सिर्फ थ्योरी की ये जो दी हुई है उसकी थोड़ी सी बढ़ा के समरी बनाएंगे। अच्छे पेज लीजिएगा और उसमें आप समरी बना लीजिएगा, और जस्ट उसको रिवाइज करने के बाद आपको करना क्या है, जब आपकी समरी बन जाए उसके बाद जो चैप्टर में पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो हंसते हंसते आप सारे क्वेश्चंस को आप कर डालेंगे। जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बचते हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको आपको जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर फॉर्मूले यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड जो 10-15% क्वेश्चन पूरे पेपर में होते हैं, 100 में 10-12 क्वेश्चंस, उनके लिए जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो उस लेवल को भी अचीव कर लेते हैं। और हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हम तो सिविल सर्विसेज में जो पिछले सालों में
क्वेश्चंस आए हुए हैं उन तक को आपके सामने रखता रहा हूं, और इसमें भी हम रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 से संबंधित बुक आपके सामने रख ले रहे हैं और उसमें बताते हैं कि इसमें देखिए क्या क्या दिए हुए हैं टॉपिक्स और आपको क्या करना है। इसमें पहला दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम उसकी जो फिलॉसफी है डिटेल्ड वाले अपने वीडियो में ऑलरेडी खूब अच्छे से दे चुके हैं, उसको आप चाहें तो सुन लीजिए और साथ साथ में बुक से आप एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद आती है जो कि आपने इंटर लेवल से पढ़ी है या बीएससी में पढ़ी हो, जब भी पढ़ी आपने, प्रोबेबिलिटी। इस जो घटनाक्रम है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से शुरुआत करते हैं, क्वाइन को टॉस करते हैं, क्वाइन को टॉसिंग, क्वाइन यहाँ से शुरुआत हुई है। इसके अलावा डाई को उछालते हैं, डाई को उछालते हैं। तो अब इसमें देखिए कैसे सिलेबस दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये हमने पहले भी नहीं पढ़ाई थी, आपको आती है। घटना घटेगी या घटना नहीं घटेगी, घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ना घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इनको ए बी या पी क्यू मान लेते हैं, उसी के हिसाब से फॉर्मूलेशन है, आप जानते हैं। एक प्रोबेबिलिटी कंसीडरेशन में तीसरा पॉइंट लिखा है प्रोबेबिलिटी कंसीडरेशंस, प्रोबेबिलिटी कंसीडरेशंस, कंसीडरेशंस, और इसमें जो है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो पहला वाला इंट्रोडक्शन है इसको तो आपको पढ़ना ही है। प्रोबेबिलिटी में आप जानते हो घटना घटने या न घटने की A/A+B से डिफाइन की जाती है, इसको बस रीड करें, इसको भी रीड करें। और बाइनोमियल थ्योरम जो है प्रोबेबिलिटी की, इसको भी आपको रीड करना है अच्छे से। क्वाइंस को उछालने वाले से संबंधित जो एक फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा है कि अगर हम इफ A is the probability of happening an event and B is the failing that, माने जो घटना नहीं हो रही है, A और B आप मान लेते हैं इसमें घटना होने की है, ये घटना ना होने की है। तो इन्होंने कहा कि इसमें अगर R उसमें सफलता मिलती है, जब सिक्के उछाले जाते हैं, R को कहते हैं सक्सेस, और N ट्रायल्स आपने लिए हैं। समरी में आपको सिर्फ इतना ही तैयार करना है और सब कुछ नहीं तैयार करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है द प्रोबेबिलिटी, आपको समरी बनाने के लिए मैं हेल्प कर रहा हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, जो बुक में दिया हुआ है उसी का आप उतार के अपनी समरी बनाएंगे। एग्जैक्टली आर सक्सेसेस, सक्सेसेस इन एन ट्राइल्स, माने एन बार हमने ट्राई किया और आर बार सफलता मिली, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो NCR A⁻R B⁻n-R। ये आपको दिमाग में रखनी है। यही अगर आपको याद है तो इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाता है। अब ये इन्होंने बताया कि यही बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इन्होंने कहा कि जो NCR की वैल्यू होती है, ये भी आप जानते हो, इसकी वैल्यू होती है 2⁻n। इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इक्वली लाइकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन की कितनी होगी, ईच लाइकली कॉम्बिनेशंस की इन्होंने कहा 1/2n। तो अब इसी को इन्होंने फॉर्मूलेट करते हुए क्या लिखा है, फॉर्मूलेट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन
प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, दूसरा ये आपको फॉर्मूला रटना है, ये हम बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन जो आपने बुक में पढ़ने के बाद आप लिखेंगे ए और बी, अगर हम चीजें कंसीडर करते हैं तो ये बताया PRS, आर सक्सेस है, और जो टोटल n हुए थे तो बचे हुए जो भी हैं, तो इन्होंने बताया कि इसको हम लिख सकते हैं NCR अपॉन 2n, और NCR की वैल्यू आप पहले से जानते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s इंटू 1/2n। मतलब घटनाक्रम को आप समझ लीजिए माइंड में, फॉर्मूले को आप उसमें समरी में लिख लीजिए, यही क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं। अब देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैं एक्सटेंडेड समरी के लिए बता रहा हूं। फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। ये जो हमने ए और बी लिया था, इस ए और बी के लेने में क्या होता है कि टोटल संख्या n है, और हम ये भी हो सकता है सक्सेस 0 हो और अनसक्सेस 0 रहे, n रहे, या n जो है सक्सेस हो जाए 0 अनसक्सेस रहे, बीच में n/2 भी आएगा, ये भी आप जानते हो, और इसके बीच में और वैल्यूज होती हैं, इसके बीच में भी और वैल्यूज होती हैं, ये आप अच्छे से जानते हो, आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है ये आपने पढ़ा हुआ है, आपकी बुक में भी दिया है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला आप समरी में लिख सकते हो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 इंटू 2n, ये होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम 1/2n, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, P मैक्स, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। इन्होंने कहा मिनिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, मिनिमम इस कंडीशन में, ये मैक्सिमम है बीच वाला, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने n ट्रायल्स लिए और उसमें 0 बार सक्सेस आए, या पूरी की पूरी n ट्रायल्स लेने में पूरी की पूरी जो है सक्सेस आ जाए, या पूरी की पूरी अनसक्सेस आ जाए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। और फॉर्मूले के हिसाब से जो आती है, जब हम उसी बेसिक फॉर्मूले में रखते हैं, तो P मिनिमम जो होती है वो हो जाती है 1/2n। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप पुराना पेपर देखेंगे पिछले सालों का तो आपको पता चलता जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक लिखा है, 6वां टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट्स, probability of composite events। तो इसमें क्या है कि हमने n आइडेंटिकल सिस्टम्स लिए हैं, nr सिस्टम जो है r घटना को दिखाते हैं, और ns सिस्टम s घटना को भी, दो घटनाएं घटने की बात कर रहे हैं, r घटना और s घटना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ r इवेंट्स जो होता है, जो घटना घटित होने वाला होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी nr/ns दी जाएगी। और अगर उल्टा कहा जाता कि हमें s घटना घटित होने की, तो ns/nr लिखते nr/n, और अगर घटना s घटने की तो ns/n लिखा जाएगा। ये आप पहले से जानते हो। इन्होंने कहा कि अगर दोनों एक साथ घटनाओं को शामिल करें तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है nr × ns, nspr, ठीक है, nspr। अब ये कह रहे हैं कि PRS ऐसी स्थिति में दोनों घटनाओं को, तो nspr/n या PSPR, सिंपली PSPR। अब इन्होंने कहा कि अगर हम
एक डाई उछाल रहे हैं, सब में 3 अपर मोस्ट आए, 4 डाई उछाली गई। अब हर एक में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। दूसरे में भी 3 आना चाहिए, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6। तीसरे में भी आना चाहिए 1, उसकी भी 1/6। चौथे में भी 3 आना चाहिए, उसकी भी 1/6। तो फाइनली ये जो प्रोबेबिलिटी है PSPR कर रहे हैं तो 4 हैं, तो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4, 4 डाई उछाली गई और 3 ही आना चाहिए, क्योंकि 6 उसमें होते हैं 1 से लेकर 6 तक, और सब में 3 आए तो इसकी भी 1/6, दूसरे की भी 1/6, तीसरे की भी 1/6, चौथे की भी 1/6। इस तरीके से हमारा 1/6 पे पावर 4 आएगा, 1/6 आएगा। ऐसे ही आंसर छूटा हो सकता है, या इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1296 होता है। इस पे ही बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं इनको आप चेक कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल 2 है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स वी गेट ऑल हेड्स। ऑल हेड्स आने का मतलब है कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाला है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1/2n, और 10 टाइम्स हम उछाल रहे हैं तो 1/2n ये प्रोबेबिलिटी इसकी निकलेगी। तो 1/2 इन्होंने निकाला है और इसकी वैल्यू आई 1024, यही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद ये कह रहे हैं 5 आना चाहिए, तो 5 का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला होगा। इसमें हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 1/2 इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 255/1024 ये आती है। इसके बाद इन्होंने इस पे बेस्ड कुछ सम्स करे हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, और बहुत डिफिकल्ट मान के करना ही नहीं है, इजी गोइंग। आप मेरे समझ में 1 घंटे में पूरा छाट के या मैक्सिमम 2 घंटे में कर सकते हो। फिर 1 घंटे में इन सम्स को पहले तो सॉल्व कर लीजिएगा, उसी के नीचे दिए हुए हैं। ये तो घटनाक्रम से संबंधित रहा। अब हम लोग चूंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम कोई सिस्टम लेते हैं, सिस्टम में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को हम सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भूमिका बना रहे हैं 3.7 में 2 halves ऑफ ए बॉक्स में, 2 halves ऑफ ए 3.7 जो है थर्ड चैप्टर है, 2 halves ऑफ ए बॉक्स में, बॉक्स के 2 हिस्सों में हमें क्या करना है, n मॉलिक्यूल्स को बांटना है। इसका जो टाइटल पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n मॉलिक्यूल्स। अब डाई की बात खत्म, सिक्के की उछालने की बात खत्म, क्योंकि भूमिका पहले प्रोबेबिलिटी की बनाई, फिर उन्होंने सिक्का उछाले, फिर ज़्यादा सिक्का उछाले, एक सिक्का उछाला, फिर कई सिक्के उछाले, डाई एक उछाली, कई उछाली। इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके आपके बेसिक क्लियर कराए। अब मॉलिक्यूल्स की बात आ गई। मॉलिक्यूल्स को अगर बांटना है 2 हिस्सों में, तो इन्होंने नोटेशन के साथ एक आर्टिकल बिल्कुल उसी के फैशन में उससे बोरो करते हुए PR n-r, ये क्यों लिखा है कि टोटल मॉलिक्यूल्स n है, इसमें r जाएंगे तो दूसरे वाले में n-r जाएंगे। तो इस घटना के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया था प्रोबेबिलिटी के बेसिक से, ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। अब इसमें भी वही होगा कि बराबर जाते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और 0 और n जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। ये यहाँ से इन्होंने शुरुआत कर दी है। इस पर बेस्ड भी 2 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और वेटेज वाला बाइनोमियल से साथ इन्होंने डिस्कस किया है, और उसके बाद सिंपल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इस तरीके से
जो चैप्टर है उसका जो स्टैटिस्टिकल बेसिस है वो बनाया गया। कुछ और भी चीज़ें हैं 3.9 के रूप में, वो भी बेस में आ जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया फेज स्पेस 3.9 के रूप में। यहाँ से हमने पढ़ाना शुरू किया था। फेज स्पेस का मतलब होता है 6 डायमेंशनल स्पेस, 6 डायमेंशनल स्पेस, और इस 6 डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जेड स्पेस फिजिकल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्पेस को। और जो दूसरे जो है मोमेंटम कंसीडर करे हैं पार्टिकल्स के पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 कंपोनेंट के रूप में हम कहते हैं उनको, तो ये मोमेंटम स्पेस के रूप में कहलाता है। इन दोनों को मिला के बनता है फेज स्पेस, यानी 3 फिजिकल स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाले 3 कोऑर्डिनेट और मोमेंटम स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाले 3 कोऑर्डिनेट मिला के बनते हैं 6 डायमेंशन। तो 6 डायमेंशनल स्पेस ही फेज स्पेस है। अब उसमें जो एक सेल बनाते हैं वो आप जानते हो कि उसकी साइड्स dx, dy, dz और इसकी साइड dpx, dpy और dpz लेते हैं। इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने 3.10 में, मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करूंगा, आप ओल्ड में खुद ही देख सकते हो, माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट को बताया है। माइक्रो स्टेट क्या होती है और मैक्रो स्टेट क्या होती है। मैक्रो स्टेट में जस्ट नंबर होता है ग्रॉस रूप में, और माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश। ये आपने पढ़ा। एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स कौन सी हैं, इनएक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स कौन सी हैं। आप इसमें भी जो खास चीज़ें हैं, एक हाइलाइटर लीजिए, उस पर हाईलाइट कर लीजिए। अगर पेजेस में आप करना चाहते हैं तो करिए। जो चीज़ पहले से आप मालूम है आप समरी में मत लिखिए। जैसे फेज स्पेस है, आप सिर्फ लिख दीजिए 6 डायमेंशनल स्पेस हैविंग एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड कोऑर्डिनेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज फेज स्पेस। और समझने के लिए आपको फिजिकल स्पेस हो गया आपका एक्स वाई जेड, और फिजिकल स्पेस का रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड से हो रहा, मोमेंटम स्पेस का रिप्रेजेंटेशन पी एक्स पी वाई पी जेड से हो रहा। बस इतना ही काम है। अगर आप वॉल्यूम एलिमेंट कहना चाहते हो सेल का तो डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी जेड, बस इतनी 2 लाइनें आपको लिखनी है फेज स्पेस में। इतने से आप कभी भूलेंगे नहीं, पूरी बुक नहीं पलटनी पड़ेगी। अब इसके बाद probability distribution and its narrowing with increase in number of particles। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है प्रोबेबिलिटी जो है का डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और नैरो होता जाता है। इसकी बस इसमें एग्जाम्पल आपको देखना क्या है, इसमें समरी में से जो हाईलाइटेड या बोल्ड में लिखा हुआ है, बस इतनी बात अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें जो फॉर्मूलेशन है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का, उसकी समरी उसका बस रिजल्ट लिख दीजिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का। बुक में आपके दिया हुआ है, पहले इसको मिटा दूँ फिर लिखूँ, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसका एक इसमें जो लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, बस उसको लिखिए। आपको डेरिवेशन आना नहीं है, आपको डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अगर समरी बना लेंगे तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी को n प्लस एस n माइनस एस, कहने का मतलब हुआ कि हमने बांटे थे, उसमें से चूंकि मोशन होता रहता है तो s एक से निकल के दूसरे में पहुंचेंगे, दूसरे वाले में उतने कम हो जाएंगे, इसलिए n प्लस एस n माइनस एस। इसका बेसिक जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आपको दिमाग में रखने के लिए 1-2 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इसका जो फॉर्मूला आया है
log r इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन, या एस अपॉन एन को इन्होंने एफ डिफाइन कर दिया है। ये एस का मतलब वो शिफ्ट करते हैं एक हाफ से दूसरे की तरफ, वो संख्या है, और एन जो है उसकी टोटल नंबर है, तो इसको माइनस एफ स्क्वायर एन ये आप रख सकते हो। इसके बाद इन्होंने एक जो है ग्राफ प्लॉट किया हुआ है इसके डिस्ट्रीब्यूशन का। ये ग्राफ आप अपने समरी में बना लें, ग्राफ से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो। उसके बाद इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आप कई बार हम पढ़ा चुके हैं। एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल स्टेट्स क्या हैं, इनको आप दो लाइन आप लिख लीजिए, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंट क्या, सिग्मा एन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू कैपिटल एन, सिग्मा एप्सिलॉन आई एन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू ई। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हो कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए गिवन मैक्रो स्टेट ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना आप उसकी समरी में नोट करें। अब ये लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और ओमेगा फार्मूला नोट करें, 3 लाइन में आपका हो जाएगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। एक ये टॉपिक मतलब टाइटल पड़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3। इस तरीके से हम लोग करते चले जा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, इसके जो मोटे मोटे अक्षरों में या बोल्ड लेटर्स में लिखा है वो ही सिर्फ आप कॉपी करके नोट कर सकते हैं, और जो लास्ट में फॉर्मूला है पीई प्रोबेबिलिटी एनर्जी कंसीडरेशन के साथ सी ओमेगा ई, इस फॉर्मूले को बैकग्राउंड के साथ 2 लाइन लिख के इसको कर सकते हो। एवरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो आपने उसका एक फॉर्मूला नेक्स्ट वाले टॉपिक में एक्सप्रेशन फॉर ये है हमारा 3.15 करके, तो एक्सप्रेशन में सिर्फ इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स बार या ब्रैकेट नोटेशन में इस तरीके से दे देते हैं, ये आपने पढ़ा ही होगा, P1 x1 प्लस P2 x2, बस इसको आप लिख लीजिए अप टू दिस, या सिग्मा PR XR। ये आप अच्छे से जानते हो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है P, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है ओमेगा, तो इस तरीके से आप समराइज कर सकते हो। और इसका जो लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स विद ए गिवन टोटल एनर्जी इनटू डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स, और इसका जो फाइनल फॉर्मूला है Ni इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ईटा एप्सिलॉन आई। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला भी कहलाता है। और इस तरीके से ये चैप्टर आप समराइज करेंगे, और समराइज करने के बाद आप देखेंगे कि जो पीछे चैप्टर में क्वेश्चंस दिए गए हैं कितने हंसते हंसते आप उनको समझते चले जाएंगे। हमने जैसे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं जो पुराने एग्जाम्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं। एक क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी, 4 ऑप्शन है, इसमें नेगेटिव आंसर सही है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, 0.5 लिखा हुआ है नेगेटिव। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती है किसी भी घटना की। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन आर एन माइनस आर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इनटू सिमिलर बॉक्सेस इज, अभी फॉर्मूला पढ़ा था उसमें एक सही वाला लिखा हुआ है 1/2 n NCR, बस इसी को हमें टिक करना था। इसके अलावा लिखा है n सिमिलर कॉइन्स आर टॉस्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये भी हमने आपको बता ही दिया है कि कब होती है, जब आधे आधे बांटे जाते हैं 2 बॉक्सेस में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n/2 इंटू फैक्टोरियल n/2। ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया हुआ फट से आप ढूंढ लेते हैं। इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम कौन सी होती है,
हमने कई बार आपको पढ़ाया कि मैक्सिमम होती है, ऑप्शन इसमें 0 मिनिमम बट नॉट 1 कह रहे हैं, मैक्सिमम है, नन ऑफ दीज है, तो इसमें मैक्सिमम की बात करनी थी। तो मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ और अगले बार में हम इसके से संबंधित 6-7 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अगर ज़रूरत होगी तो आप लिख दीजिए, नहीं तो हम जो नेक्स्ट वाली यूनिट है उसकी समरी बताने के लिए टिप्स अगर ज़रूरी हो तो मुझे बता दीजिएगा, और नहीं तो सीधे उनसे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इम्पोर्टेंट को आपके सामने रखेंगे। यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।